Hello student, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Environment Geography. Today we are going to understand and define a part of Environment Geography, Ecological Crisis. जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से जो पर्यावरण भूगोल है उसे पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम इकोलॉजी का जो पार्ट है, इकोसिस्टम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, उन्हें पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है पारिस्थितिक संकट। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये पारिस्थितिक संकट क्या होता है और इसकी क्या वजह है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है, और इसके उत्पन्न होने से जो हमारा इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली प्रकृति की स्वनियमित व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती है। हम पिछले क्लासेज में भी देख चुके हैं कि जो एनवायरनमेंट है और जो इकोलॉजी है उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रकृति के द्वारा है। अगर उस प्रकृति के द्वारा जो व्यवस्थित एक व्यवस्था है उसमें हम छेड़छाड़ करते हैं तो फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस कार्य प्रणाली में व्यवधान आने पर पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। विगत दशकों में मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण तंत्र का तीव्र दोहन किया है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गए हैं। ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस का जो टाइम है, ये पीरियड है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है कि हम जो शुरुआत में पढ़ रहे थे कि ये पर्यावरण भूगोल एक नई विषय के रूप में आया है, उसके बाद इसमें ये टॉपिक आया कि ये इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो ये जो पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे जो मनुष्य है उसकी जो गतिविधियां हैं, जिसमें हमने कहा कि प्रारंभिक समय से लेके और वर्तमान तक हम देखें तो मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उसकी जैसे जैसे बुद्धि बढ़ी उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और उसके अनुसार ही उसके क्रियाकलाप बढ़ते गए। ये बढ़ते हुए क्रियाकलापों के साथ ये जो उसकी एक्टिविटी सी थी उसकी वजह से पर्यावरण का तीव्र दोहन होने लगा, और इस तीव्र दोहन होने से पारिस्थितिक संकट है जो उत्पन्न हो गया है। संकट के अगर हम मूल कारण की बात करें कि ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, तो हम देखें कि शुरुआत का जो समय था, जिसे हम कह दें कि इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का प्रभाव, प्रारंभिक जो मानव था उसके ऊपर तो पर्यावरण का प्रभाव था। फिर दूसरी उस चरण में देखें तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट या प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, की जो उसका प्रभाव था उसके साथ मानव ये भी मानता था कि पर्यावरण का हम पे दबाव भी है। लेकिन सहने सहने जैसे जैसे विकास की गति आगे बढ़ती गई, जो मानव का स्वभाव था वो बदला और उसने जो भूमि का उपयोग था उसको गहन प्रकार से उसे उपयोग में लेना प्रारंभ कर दिया। और जब वो भूमि का उपयोग इस प्रकार से करने लगा, उसने उसकी प्राकृतिक वनस्पति में काट छाट उत्पन्न कर दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रारंभ हो गया। अर्थात हम कहें इसे हिंदी में कि पर्यावरण अवनयन। पर्यावरण अवनयन से मतलब है कि जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत जो मूल पोषक तत्व होते हैं, जब उनमें काट छाट होने लग जाए, वो घटने बढ़ने लग जाए, तो जो व्यवस्था है वो बिगड़ने लग जाती है। अर्थात जो पर्यावरण है जिस प्रकार के मूल एलिमेंट से बना हुआ है, उन एलिमेंट जब हटने लग जाते हैं तो उसका अवनयन, उसका स्तर गिरने लग जाता है, और इस अवनयन ये जो लंबे समय तक चलता है तो इसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जब पर्यावरण का अवनयन होता है तो उसके फलस्वरूप ही दूसरे चरण में जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो प्रारंभ हो जाता है। अर्थात इसके साथ ही जो पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें हम कहते हैं कि वहाँ के जो जीव हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और साथ में प्रकृति के साथ भी क्रिया करते हैं, तो उनका भी अवनयन होने लग जाता है। और लास्ट स्टेज में आके हम इसे मोटे तौर पे कहते हैं कि ये है पारिस्थितिक संकट, जिसमें कई प्रकार की प्रजाति जीव जंतुओं की और वनस्पति की लुप्त होने लग जाती है।
इसके मूल कारणों में हम देखें तो जिस प्रकार से तकनीक का विकास हुआ है, जिसके द्वारा लोगों की पर्यावरण और उसके संसाधनों की जो दोहन क्षमता है उसमें सुधार हुआ है। यानी जो सीमित संसाधन जब थे मानव के पास, तो वो पर्यावरण का भी सीमित दोहन कर पा रहा था, या हम कहें उसका उपयोग कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, उसने इसके जो दोहन है उसकी रफ्तार को बढ़ा दिया। दूसरा मेजर कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी पोषण की पूर्ति के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, फलस्वरूप भी पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होता है। प्राकृतिक संसाधनों की मानवीय उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि, ये भी एक कारण है। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें आर्थिक उत्पादन, उपभोग, संसाधन उपभोग और अपशिष्टों की निपटान में केंद्रीय भूमिका में रहते हैं। अर्थात पूरा जो बाजार है, मार्केट है, उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, उसका वैश्वीकरण हो गया है। और वैश्वीकरण जब होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक प्रकार की स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई है। पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। यह विशेषतर हम कहें तो पश्चिमी सभ्यताओं में बढ़ा है, जिसने पर्यावरण के स्वतंत्र उपभोग को बढ़ावा दिया है। वहाँ की सभ्यता इस प्रकार की है कि मतलब हम उसे कहें कि भौतिक विलासिता प्रकार की, कि वो अपनी विलासिता के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना हो सके पर्यावरण का दोहन करते हैं। इस लघु अवधि के समय में कुछ ही समय जब गुजरा है तो उसमें जो पारिस्थितिक संकट है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ये हैं इसके मूल कारण, जिसकी वजह से ये पारिस्थितिक संकट है जो उत्पन्न हो रहा है। अब हम देखें तो वर्तमान आर्थिक जो प्रौद्योगिकी है वर्तमान समय में, उसने मानव के विकास के नाम पर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्मम दोहन किया है। इस जो पारिस्थितिक संकट की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो जो उत्पन्न हो रहा है उससे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है एनवायरनमेंट में, कि किस किस रूप में हम उसे देख पा रहे हैं। तो पहला और मेजर कारण तो है कि प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हो रहा है। इस जो अंधाधुंध वनोन्मूलन है, वनोन्मूलन से मतलब है कि अंधाधुंध प्रकार से जो वनों की कटाई हो रही है, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हो रहा है, जिसमें हम देखें कि विगत 200 वर्षों में 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र में वन थे उनका सफाया कर दिया गया है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए, कृषि कार्य के लिए, जिसमें स्थानांतरित कृषि जो आदिम प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं, जिसमें एक स्थान पे आदिवासी पेड़ों को काटते हैं, सब साफ करते हैं, उन्हें जलाते हैं, फिर वहाँ पे फसल उत्पादन करते हैं और 1-2 साल में फिर वहाँ से छोड़ के पुनः इसी क्रम को दूसरी जगह पे अपनाते हैं। इसे स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, वनों का उन्मूलन होता है। दूसरा है वनों का चरागाहों में परिवर्तन, निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश, घरेलू और व्यापारिक उद्देश्यों हेतु वनों का विनाश, खनिज खनन के कारण वनोन्मूलन, वनों में आग की घटना, जीवकीय कारकों द्वारा वनोन्मूलन और बड़े बांधों के निर्माण के लिए वनों का विनाश। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से वन का क्षेत्र है जो सीमित हो गया है, उनकी कटाई की गई है। ये पहला जो प्रभाव है इकोलॉजिकल क्राइसिस का, वो हमें नज़र आता है। दूसरा हम देखें तो महत्वपूर्ण है जैविक संपदा का विनाश, कि कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो गई हैं और उनका जो रिकॉर्ड है हम उस रेड डाटा बुक में रखते हैं। जैसे हम भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का लगभग 2.4% है, लेकिन यहाँ पर विश्व की लगभग 5% प्रकार की जीव जंतु हैं जो निवास करते हैं। और इससे ये विदित हो रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे ये जो वन का क्षेत्र है वो सीमित हो रहा है। तो ये जो जीव जंतु हैं उनका भी विनाश हो रहा है, जिससे जैविक संपदा का विनाश कहते हैं। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें हम कई प्रकार के प्रदूषण देखते हैं, जल का, वायु का, ध्वनि का, सागरों में भी प्रदूषण हो रहा है। फलस्वरूप मछली और अन्य सूक्ष्म जीव हैं वो भी मर रहे हैं।
चौथा है जनसंख्या में वृद्धि, जिसे हम देखें तो वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है कि 1950 से 1987 का जो समय था उसमें जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन थी वो लगभग इन 37 वर्षों में दुगनी हुई थी, जो 1987 में 500 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 1999 में वो 600 करोड़ हो गई और उसके बाद 2017 के आंकड़े देखें तो हम 753 करोड़ हो गई। ऐसा अनुमान है कि इस तरीके से अगर बढ़ती रही तो ये पॉपुलेशन जो है 2025 तक 820 करोड़ होने की संभावना है। और जो इस प्रकार से तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती है तो एक असंतुलन पैदा हो जाता है संसाधन और जनसंख्या के बीच में। जब तक जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं और जो पॉपुलेशन है उसके बीच समन्वय बना रहता है तो उसे तो कहते हैं अनुकूलतम अवस्था। तो अभी वर्तमान में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यह जो अनुकूलतम अवस्था है वो खत्म होती जा रही है। जैव विविधता का विनाश, जो बायोडाइवर्सिटी है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे उनका ह्रास हो रहा है। जैव आनुवांशिकी में परिवर्तन हो रहा है। कृषि के प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अनियोजित प्रकार से दोहन है जो हो रहा है। अगर हम देखें लास्ट में ये टॉपिक आया है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज क्या हैं, तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको अगर हम अपने अनुरूप ढाल लेते हैं तो वो क्या है, रिसोर्सेज है। पृथ्वी पे विद्यमान जितने भी प्रकार के एलिमेंट हैं जिनको मानव ग्रहण कर सकता है, अपने योग्य बना सकता है, उनको संसाधन कहा है। इसके लिए जिम्बरमैन ने एक परिभाषा दी है कि संसाधन होते नहीं अपितु मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। यह जो बनाए जाते हैं उससे स्पष्ट है कि यह उद्देश्यपूर्वक अपनी आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी के ऊपर विद्यमान जो तत्व हैं उनका उपयोग रिसोर्स के रूप में किया जाता है। अंत में हम देखें कि जिस प्रकार से विकास को नई दिशा देके हम प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं और पोषणीय विकास के आधार पर हम पारिस्थितिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर हमारी जो मानसिकता नहीं बदली तो ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है ये बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। पर अगर हम सतत पोषणीय विकास के मापदंडों के अनुरूप चलें, पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाए रखें, तो हम इस प्रकार के पारिस्थितिक संकटों से बच सकते हैं। धन्यवाद।